Hello everyone, good evening to all. Welcome back to our channel. Today's topic is source of pollution, pollutant and their impact on human life. जैसा कि हम लास्ट कुछ वीडियो से अपना जो है यूनिट 9 जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो वही सीरीज़ हमें कंटिन्यू करनी है। ये भी अपने आप में ये जो यूनिट है बहुत लार्ज है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको लास्ट वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल हैं वो। और तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन एंड ये जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेशन को। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है तो प्रिपरेशन को अच्छा रखना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल्स वेस्ट इन इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा गिवन दे रखा है इसमें जो हॉस्पिटल के जो वेस्ट हैं उनके रिगार्डिंग वो इनकरेक्ट है, गलत है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2008 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है प्लास्टिक है 9 to 12%। मतलब कि ये जो जितने भी दे रखे हैं वेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, और उनके सामने उनकी परसेंटेज दे रखी है। तो कौन सी परसेंटेज किस वेस्ट के साथ करेक्टली मैच्ड है, ये हमें राइट ऑप्शन देना है। आप ए प्लास्टिक 9 to 12%, मेटल 1 to 2%, सिरेमिक 8 to 10% और बायोडिग्रेडेबल 35 to 40%। देखिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको जो कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में वो सारे ही क्या हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी, हॉस्पिटल के जितने भी वेस्ट हैं वो डिग्रेडेबल जो है 35 to 40%। ये वाला जो ऑप्शन है या मैच है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम शूट इज़ रिलीज फ्रॉम। अधिकतर जो शूट होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं। ये दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पेट्रोल व्हीकल से, ऑप्शन बी CNG व्हीकल से, ऑप्शन सी डीजल व्हीकल से या फिर डी थर्मल पावर प्लांट से। तो हमें ये बताना है कि जितने शूट हैं मैक्सिमम कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं जितने भी, उससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शूट रिलीज होता है और यही इन्वायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ओजोन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो ओजोन की सरफेस है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है। दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है। देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये सारे ही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे ही किसी न किसी एग्ज़ाम ईयर में आए हुए हैं, है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिए और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं कि ओजोन की जो सरफेस है वो क्या कहाँ से किससे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले है ऑप्शन है फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, बी सीमेंट प्लांट से, ऑप्शन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से या डी केमिकल इंडस्ट्री से। जो ओजोन सरफेस है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि देखिए ओजोन क्या है, ओजोन लेयर जो है ओजोन सरफेस की जो बात की जा रही है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा वहीं से ही क्या होता है प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज़। जो मेट्रो सिटी के नाम से हम जो जानी जाती है कोलकाता सिटी, उसमें सबसे ज़्यादा मेजर जो पॉल्यूटेंट है एयर पोल्यूशन के लिए वो क्या हो सकता है।
ऑप्शन ए है यहाँ हाइड्रोकार्बन्स, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी वाटर वेपर्स एंड डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए मेट्रो सिटी कोलकाता की बात करें तो उसमें एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कॉज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको पॉइजनस गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? पॉइजनस गैस कहते हैं। ये एकदम घोटू गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट वन इज which of the following is the main discharge from कोल बेस्ड पावर प्लांट थर्मल प्लांट। जो कोल बेस्ड पावर प्लांट यानी जिसको थर्मल प्लांट भी कहते हैं, उसका मेन डिस्चार्ज यानी उसका मेन वेस्ट क्या है? मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है, ये जो कोल बेस्ड प्लांट की बात करें, उसका जो वेस्ट है, मेन डिस्चार्ज जो निकलता है आफ्टर प्रोडक्शन, वो क्या हो सकता, क्या है? ऑप्शन ए SPM, ऑप्शन बी फ्लाई एश, ऑप्शन सी स्मोक, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। देखिए तो जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लाई एशेस निकलते हैं, मतलब कि धुएं के साथ उड़ने वाले जो एशेस होते हैं, जो क्या करता है, धुआं निकलता है, बहुत सारे एशेस निकलते हैं, तो फ्लाई यानी उड़ जाते हैं हवा के साथ, और यही एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। Next is which of the following methods can be used to increase the supply of usable good quality water। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है, कौन सा मेथड ऐसा हो सकता है जो वाटर की क्वालिटी को क्या है इम्प्रूव कर दे और उसकी सप्लाई जो है यूज़ करने के लिए उसका अमाउंट को इंक्रीज़ कर सके। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज़ करें कि वाटर की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो सके और वो उसको यूज़ करने लायक बनाया जा सके। ऑप्शन है क्लोरीनेशन, ऑप्शन बी मेटिगलरी, सी क्लाउड सीडिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो बताइएगा इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्लाउड सीडिंग। देखिए जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे कि क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन भी क्या है, वाटर प्यूरिफाई का ही एक मेथड है, तरीका है, बट क्लाउड सीडिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू क्लोरीनेशन। ये वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करता है, अच्छा करता है और उसकी सप्लाई को यूजेबल बनाता है, राइट। तो ऑप्शन सी क्लाउड सीडिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन डिप्लीशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। जो ओजोन का डिप्लीशन है यानी कि उसका जो परत पे जो क्षय हो रहा है ओजोन का, किसके कारण उसका जो है कि तो उसका लेवल कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा एलिमेंट है जो ओजोन के डिप्लीशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ऑप्शन ए है वाटर वेपर्स, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑक्सीजन एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन जो बी है, आप सभी जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन के डिप्लीशन को इंक्रीज़ कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक बहुत जहरीली गैस है, ये एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट डालती है। जितने भी AC हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इन सभी में क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है और यही एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट डाल के ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इन्हेंस्ड बाय एसिड रेन। मतलब कि इनमें से कौन सा केमिकल है जो वेदर में एसिड रेन की प्रेजेंस को क्या है इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन ए है डिसोल्यूशन, बी हाइड्रोलाइसिस, सी ऑक्सीडेशन, डी नन ऑफ दिस। तो जो केमिकल वेदरिंग है जो इन्हांस कर रहा है एसिड रेन को, तो उसका आंसर है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या हो रहा है, एसिड रेन को इन्हांस कर रहा है वेदरिंग में। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम को हम वेस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो अच्छे मतलब बेनिफिशियल हो सके। मतलब आपके जो एग्ज़ाम डेट है उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम को बचा के चलना चाहिए, हमें टाइम का सही यूज़ करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फटाफट से पढ़ लेते हैं।
Next is, what process caused the disintegration of rock at or near the earth surface? अर्थ सरफेस के प्रोसेस में कौन सा रॉक का डिसइंटीग्रेशन जो है प्रोसेस कॉज कर रहा है? ऑप्शन ए है फिजिकल वेदरिंग, बी इरोजन, सी केमिकल वेदरिंग और डी नन ऑफ द अबव। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है अर्थ सरफेस पे? तो ऑप्शन ए है फिजिकल वेदरिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is, which of the following gas affects human health by reducing the blood's ability to carry oxygen to different parts of the body? इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गैस है जो ह्यूमन हेल्थ में क्या करती है, ब्लड की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में, तो कौन सी गैस ऐसा करती है? मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी किया जा रहा है ब्लड में, उस एबिलिटी को रिड्यूस करती है एक गैस जो ह्यूमन पे हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालती है। तो ऐसा रिड्यूसिंग का काम कौन सी गैस करती है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए मेरी तरफ से तो आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, जिसे हम दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर। या ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ह्यूमन पे कैसे अफेक्ट्स डालते हैं? ए है कॉजिंग इरिटेशन टू द आइज एंड स्किन, मतलब आइज़ में और स्किन में इरिटेशन होने लगती है ना। बी है एग्रीवेटिव अस्थमा प्रॉब्लम, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। सी डिक्रीजिंग ब्लड एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ब्लड के थ्रू उसमें डिक्रीजन, मतलब उसकी अमाउंट कम हो जाता है, वो सही से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता ब्लड में ऑक्सीजन को। या फिर बी डी नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है एग्रीगेटिव अस्थमा प्रॉब्लम, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है अगर उसको हम इंटेक कर लेते हैं तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, और अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं उनको रेस्पिरेटरी में ब्रीथिंग करने में ही प्रॉब्लम होती है, तो ये अस्थमा जो है उसको कॉज कर देती है। तो बी ऑप्शन राइट है इसके लिए। नेक्स्ट इज, ओजोन इज़ कंसिडर एज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बिकॉज इट। ओजोन को सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए इज़ इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में है इसीलिए। इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनती हैं। सी प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रही हैं। या डी सेकेंडरी रोल इन कॉजिंग पोल्यूशन, या फिर ये पोल्यूशन कॉज करने के लिए सेकेंडरी रोल जो है प्ले कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि ये जो एटमॉस्फेयर में कैसे फॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनती है, इसलिए इनको सेकेंडरी एयर पोल्यूशन या पॉल्यूटेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है ओजोन को। नेक्स्ट इज, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट। जो ऑटोमोबाइल्स और ट्रक्स की बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं है एयर पॉल्यूटेंट के लिए। उनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट ऐसा है जो सोर्स नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है जो एयर पोल्यूशन का, सॉरी, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा जो सोर्स नहीं है एयर पॉल्यूटेंट का जो ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स से नहीं है, मतलब यूजेबल नहीं है, उनसे रिलेट नहीं करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल एंड ट्रक्स आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन।
नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मेनली रिलीज फ्रॉम, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ की जाती है? कार्स एंड ट्रक से, फोटोकेमिकल रिएक्शन से, फैक्ट्री से, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। कार एंड ट्रक से सल्फर डाइऑक्साइड मेनली रिलीज़ की जाती है। मेनली पूछा है मेनली किससे रिलीज़ की जाती है, राइट, तो इससे ही रिलीज़ की जाती है। पढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज, मतलब कि नाइट्रोजन का जो हाई कंसनट्रेशन है वो क्या कॉज कर सकता है? हेडेक, डिजीनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मतलब कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हाई कंसनट्रेशन है उससे सारी ये चीज़ें हो सकती हैं। हेडेक भी हो सकता है, डिजीनेस ऑफ लॉस कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये सारे ही ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, excessive exposures to pesticides is mainly responsible for damage to, अर्थात कि बहुत ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम करते हैं, एक्सपोजर करते हैं, तो किसके डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड मेनली कॉज, क्या कॉज कर सकते हैं ज़्यादा अभी हमने पूछा किस पे इफेक्ट डालते हैं, तो हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम पर, इम्यून सिस्टम पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अभी पूछता है कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं? मलेरिया है, डिप्थीरिया है, कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। तो देख लिया जो पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव एक्सपोजर जो है वो कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है, इवन करता है। 94, द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिव फॉर ओजोन डिप्लीशन इज़, सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल है जो ओजोन डिप्लीशन पे क्या करता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, कॉज करता है? ए पैन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CFC। देखिए ये क्वेश्चन हम इससे हर सीरीज़ में, हर जितने भी सेशंस हुए हैं मेरे इस यूनिट के, सभी में से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और ये तो आई थिंक सबको रट गया होगा अब कि CFC गैस जो है वो ओजोन डिप्लीशन में क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ डंपिंग सॉलिड वेस्ट इन अ साइंटिफिकली, मतलब जो एक प्रोसेस होता है सॉलिड वेस्ट को डंप करने का, उसका साइंटिफिकली डेस्टिनेशन लैंड एरिया को क्या कहते हैं? मतलब कि जैसे कि जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको क्या डंप किया जाता है, खोद मतलब जो हमारी ज़मीन है उसको खोद के उसको डंप कर दिया जाता है, ताकि उससे क्या है कोई भी डिजीज़ कॉज ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो। तो उस डेस्टिनेशन लैंड एरिया को क्या कहते हैं? ए डंपिंग, वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटरी लैंडफिल या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं उस डेस्टिनेशन एरिया को जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को डंप या फिर मतलब डंप किया जाता है या फिर उसको गाड़ा जाता है। नेक्स्ट इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्मोक दैट constituent of smoke that cause irritation to the eyes is, आइज़ की इरिटेशन जब होने लगती है तो कौन सा स्मोक कॉज करता है? ऑप्शन ए है NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी पैन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा। पैन जो होता है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो करता है आइज़ में इरिटेशन को कॉज कर देता है। नेक्स्ट, द पेस्टिसाइड डायरेक्टली अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम इज, पेस्टिसाइड डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को जब अफेक्ट कर देते तो कौन सा पेस्टिसाइड ऐसा है जो नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट कर देता है? ऑप्शन ए है DDT, ऑप्शन बी एल्ड्रिन, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए बी जो है एल्ड्रिन ऐसा पेस्टिसाइड है जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज, which of the following pollutant
mainly released by burning of diesel fuel is responsible of photochemical smoke. Photochemical smoke के लिए कौन सा डीजल फ्यूल ऐसा है जो बंद करने पर पॉल्यूटेंट कॉज कर रहा है? ए ऑक्साइड ऑफ सल्फर्स, बी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सी ऑक्साइड ऑफ कार्बन और डी नन ऑफ द एबव। 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं? यही स्मोक को, फोटोकेमिकल स्मोक को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज लेड इनटू द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूल है जो एनवायरनमेंट में लेड को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए है डीजल, बी है पेट्रोल, सी है कोल और डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका ऑप्शन पेट्रोल करेक्ट है, क्योंकि पेट्रोल में ही जब पेट्रोल को बनाते हैं ना तो लेड का कुछ परसेंटेज जो अमाउंट जो है वो उसमें ऐड किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल जो फ्यूल है वही लेड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है, और इसलिए आजकल जो लेड लेस यानी कि लेड रहित पेट्रोल बनाने की ट्राई किया जा रहा है, और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल हाइड्रोकार्बन्स एक्सेप्ट CH4, यानी कि CH4 यानी मीथेन को छोड़कर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या है, तो इसके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं? ऑप्शन ए एसिड डिपोजिशन, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ऑप्शन सी फोटोकेमिकल स्मोक्स या डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं मीथेन को छोड़कर, CH4 को छोड़कर, CH4 मीथेन का ही फॉर्मूला है, तो वो फोटोकेमिकल स्मोक को प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी ऑप्शन राइट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन टर्म ऑफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 यानी और मीथेन CH4 किस टर्म में सिमिलर हैं? ऑप्शन ए बोथ बीइंग सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, दोनों ही सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हैं। ऑप्शन बी बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए दोनों ही क्या है रिस्पॉन्सिबल है। सी कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट है, या फिर डी है नन ऑफ दिस। देखिए ऑप्शन कट करना सीखिए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट तो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ना ही मीथेन, क्योंकि मीथेन जो है वो जो गैस है वो पॉल्यूटेंट के रूप में वर्क नहीं करती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी नहीं होती इससे। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग में इन्वॉल्व रहती ही है, मीथेन भी ऐसी गैस है जो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज, लास्ट नॉट द लीस्ट। What is the main source of pollutant of nitrogen oxide, sulfur oxide and carbon dioxide? इसमें पूछा गया है मेन सोर्स क्या है पोल्यूटेंट्स का, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के पोल्यूटेंट्स का मेन सोर्स क्या है? ऑप्शन ए है फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है ये एक रीज़न हो सकता है या सोर्स हो सकता है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना ये हो सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सकती है, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या प्रोसेस है उनकी वजह से ये सोर्स हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। बताइए आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर यही एक रीज़न है जो क्या करता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के पोल्यूटेंट को मेन सोर्स है। तो गाइस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और ये बेनिफिशियल भी रहा होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।